हेलो दोस्तों, मैं अंकित थवाइट आप सभी का हमारे YouTube चैनल थवाइट लर्निंग क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियोस में चैप्टर 1 पूरी तरीके से ख़त्म कर लिया है और उस वीडियोस को जो भी देखेगा उसका चैप्टर 1 तो क्लियर 100% हो जाएगा। आज से हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर 2 का जो पहला प्रश्नावली है वो हमें किस चीज़ के बारे में दिखाता है या किस चीज़ के बारे में सिखाता है वो हम पहले जानते हैं। चैप्टर 2 का नाम है दो चरों का रैखिक समीकरण। इसका मतलब क्या है? चर क्या होता है हम जानते हैं। चर क्या होता है? चर होता है जो फिक्स नहीं होता, ए से लेके जेड तक। इनके वैल्यूज़ हर क्वेश्चन में अलग अलग आते हैं। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? दो चरों, मतलब कोई भी दो चर होंगे ए से लेके जेड तक। अधिकतर एक्स वाई यूज़ किया जाता है। दो से लेके ए से लेके जेड तक दो चर, इनको यूज़ करके हमें क्या करना है? समीकरण बनाना है। सबसे पहले ये देखिए कि समीकरण क्या होता है। समीकरण क्या होता है? समीकरण में जो होते हैं संख्याएं होते हैं एक से लेके जो जितने भी हो सकते हैं, और उसके बाद क्या होते हैं? चर होते हैं, मतलब बोलने का मतलब अचर होते हैं जो फिक्स होते हैं। चर होते हैं जो ए से लेके जेड तक कुछ भी हो सकते हैं। इसके अलावा क्या होते हैं? संक्रियाएं होते हैं। संक्रिया मतलब क्या होता है? गणित में संक्रिया का मतलब होता है जो हम जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, ये संक्रिया होता है। और एक क्या होता है? इज इक्वल टू होता है। ठीक है, ये भी एक होता है। तो इन चारों के उपयोग से कुछ भी अगर हम एक लाइन लिखें, जैसे मैं मान लेता हूँ एक अचर ले लेता हूँ, एक चर ले लेता हूँ, एक संक्रिया लगा देता हूँ, फिर एक अचर ले लेता हूँ, एक चर ले लेता हूँ, इज इक्वल टू लगा देता हूँ, ये लिख देता हूँ। तो ये क्या है? ये है एक समीकरण। तो समीकरण का निर्माण किससे होता है? अचर से, चर से, संक्रियाओं से और बराबर से। इन चारों का यूज़ करके हम समीकरण का निर्माण करते हैं। अब समीकरण बन गया, इसके बाद हम इसका वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं। इसके लिए एक और समीकरण चाहिए। हमें जो चीज़ जानना है, ये चैप्टर का जो प्रश्नावली एक है उसको सॉल्व करने के लिए हमें जो चीज़ जानना है हम पहले वो देखते हैं। तो समीकरण का निर्माण होता कैसे है? जैसे आपको अगर कुछ लाइंस दे दिया जाए तो उस लाइन से समीकरण का निर्माण करना है वाक्यों से। जैसे अगर मैं बोल दूं कि मैंने कुछ वस्तुएं खरीदी, मैंने 5 वस्तुएं खरीदी 50 रुपए में। ठीक है, क्या बोला मैंने 5 वस्तुएं 50 रुपए में खरीदी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये शब्दों में लिखा है। समीकरण क्या करता है? जो चीज़ शब्दों में होता है उनको वो एक लाइन में लिख सकता है छोटे से रूप में। तो अगर मान लीजिए वस्तुएं जो हैं, अब देखिए ये क्या है? चर संख्याओं का रैखिक समीकरण। तो इसमें चर लेना पड़ेगा। मान लीजिए हम क्या पहले, सबसे पहले क्या मानेंगे? वस्तु है उसको हम एक्स क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं, माना। ठीक है, आपने अभी तक गणित में माना माना बहुत सुना होगा, आज से ये स्टार्ट होने वाला है। तो मान लीजिए वस्तु जो है एक्स है, तो क्या बोल रहे हैं? 5 वस्तुएं खरीदा, मतलब क्या है? 5x, 5 वस्तु हो गया, 5 वस्तु कितने रुपए में खरीदा? 50 रुपए में। अब अगर मैं यहीं से अगर ये सब बिना लिखे मैं बोलूँ कि मैंने 5 वस्तुएं 50 रुपए में खरीदी, तो एक वस्तु का कीमत कितना है? तो अब तुरंत फट से बता दोगे कि एक वस्तु का कीमत कितना है? 10 रुपये। लेकिन अगर उसी को समीकरण से हल करना हो तो कैसे करेंगे? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 वस्तु है, 5 वस्तु 50 रुपये में खरीदे हैं। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए इसके साथ क्या है? गुणा में है, पक्षांतर को इधर जाएगा तो किस में आएगा? भाग में आएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 10। तो इन जनरल जो हम मुखाग्र रूप से बोल देते हैं कि अगर 5 वस्तु 50 रुपये का है तो एक वस्तु 10 का है, तो उसको गणितीय भाषा में इस प्रकार से लिखेंगे। और ये क्या है? गणितीय भाषा है। तो शब्दों को गणितीय भाषा में बदलना ही क्या कहलाता है? समीकरण। और एग्जाम्पल देखते हैं, एक दो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि कोई लड़का है, जैसे राम है ना? राम के पास श्याम से 4 रुपए अधिक है। और क्या है? दोनों के पास कुल कितना है?
30 रुपये है। ठीक है, ये कथन लिखा है, शब्दों में लिखा है, राम के पास श्याम से 4 रुपये अधिक है और दोनों के पास कुल कितने हैं, 30 रुपये हैं। तो अगर यहाँ से बोलूँ कि कितने कितने रुपए हैं दोनों के पास, तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको इसको समीकरण में बदलना पड़ेगा। तो सॉल्व करना वो आगे की चीज़ है ना, वो हम आगे आने वाले चैप्टरों में पढ़ेंगे। लेकिन सॉल्व करने से पहले क्या ज़रूरी है कि इसको समीकरण में कैसे बदलें। तो ये प्रश्नावली एक हमें वही सिखाएगा कि शब्दों को समीकरण में बदलना कैसे है। तो ये कैसे होगा, मान लेते हैं, सॉल्व कर रहे हैं ना, माना, क्या माना, राम के पास कितना है, अब 2 चरों का है, मतलब 2 चर यूज़ करेंगे, ए से लेके जेड तक से लेके कोई भी 2 चर हम यूज़ करते हैं। तो मान लो राम के पास कितना है, x रुपये है, ठीक है, और श्याम के पास y रुपये है, x रुपये ही है मान लेते हैं, क्योंकि उसी से अधिक है बोल रहे हैं ना। राम के पास जितना है, राम के पास क्या है, श्याम से 4 रुपये अधिक है, तो राम के पास भी x है और श्याम के पास भी कितना है, x है। लेकिन अब समीकरण बनाते हैं, समीकरण कैसे बनेगा, राम के पास क्या है, श्याम से 4 रुपये अधिक है, तो श्याम के पास अगर x है, x किसके पास है, श्याम के पास है, तो राम के पास कितना हो जाएगा, x + 4। क्यों +4 क्यों लगाए, क्योंकि 4 रुपये अधिक है ना। तो x + 4, इसमें शब्दों का खेल होता है, अधिक बोला है तो प्लस लगाए, कम बोलता है तो माइनस लगाते, शब्दों को पकड़ना है ना। तो राम के पास श्याम से 4 रुपये अधिक है, तो श्याम के पास x है, राम के पास कितना है, x + 4 है। आगे क्या बोल रहा है, दोनों के पास कुल 30 रुपये है, तो दोनों का अगर जितना है उसको आपस में मिला दें तो कितना हो जाएगा, 30 रुपये हो जाएगा। ये बन गया समीकरण। अब इस समीकरण से हल करके हम ये बता सकते हैं कि राम के पास कितने रुपये हैं और श्याम के पास कितने रुपये हैं। लेकिन हमें मेन क्या करना था, ये समीकरण बनाना था। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना कितना है, पता चल जाएगा। ये x और x कितना हो जाएगा, 2x + 4 = कितना है, 30। अब ये 4 इधर प्लस में, इधर जाके हमको x का वैल्यू चाहिए, तो x के अलावा जो भी इधर है, इस = के इधर जो भी है उसको हमको उस पर ले जाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 2x = 30 - 4 + 4 इधर आके क्या हो गया, -4। यहाँ क्या बचेगा, 26। तो कहाँ लिखूँ, ठीक है, कितना है, 2x = 30 - 4, तो कितना हो जाएगा, 2x = 26। तो x क्या हो जाएगा, ये इसके साथ बूढ़े में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, 26/2, और 2 के पहाड़ में 26 कितने बार में आता है, 13 बार में। x का वैल्यू आ गया 13, मतलब x का वैल्यू क्या था, श्याम के पास जो था वो कितना था, श्याम के पास कितना हो गया, श्याम के पास x था, तो श्याम के पास कितना हो गया, 13, और राम के पास कितना हो गया, श्याम से 4 ज़्यादा, मतलब 13 से 4 ज़्यादा, तो कितना हो गया, 17। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, दोनों के पास मिला के 30 है बोला था, तो 13 और 17 कितना होता है, 30 होता है ना। तो इस प्रकार से क्या है, जो भी शब्दों में दिया रहेगा उसको हमको क्या करना है, समीकरण में बदलना है। ये हम जो सॉल्व किया अभी वो 1 चर वाला था, है कि नहीं, 1 चर वाला था। अब आगे देखते हैं 2 चर वाला। 2 चर वाला ऐसे देख सकते हैं कि मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि मैं 3 कुरकुरे और 2 चिप्स, ठीक है, 3 कुरकुरे और 2 चिप्स, तो मैं कुरकुरे को क्या मान लेता हूँ, x। अगर 2 अलग अलग वस्तुएं हैं तो 2 अलग अलग चीज़ें मानना पड़ेगा, और चिप्स को कितने मान लेता हूँ, y। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं 3 कुरकुरे मतलब कितना हो गया, 3x, ठीक है, और 2 चिप्स मतलब 2y। ये 3 कुरकुरे 2 चिप्स, दोनों को मैं कितने रुपए में खरीदा, 70 रुपये में खरीदा। मैं जो शब्दों से बोला उसको सुनिए एक बार, मैंने 3 कुरकुरे और 2 चिप्स 70 रुपये में खरीदे। तो मैंने जो शब्दों में बोला ये उसका क्या हो गया, समीकरण रूप हो गया, ये गणितीय भाषा में हो गया। 3x और 2y मैंने कितने में लिए, 70 में लिए। तो इस प्रकार से जो चीज़ शब्दों में लिखा रहता है उसको समीकरण में बदलना रहता है। अब x और y यहाँ पे दोनों अलग अलग था, तो इसीलिए हम यहाँ पे वैल्यू नहीं निकाल सकते x का और y का। अगर दोनों सेम होता तो निकाल सकते थे। अब सीधा हम प्रश्नावली में चलते हैं और प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन देखते हैं, वहाँ से आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। जैसा कि देखिए पहला क्वेश्चन का फर्स्ट देखते हैं, है ना। वो क्या बोल रहा है, एक विद्यालय के
एक क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंद 3900 रुपये में खरीदे। अब इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, इसको आप बुक में देख लीजिएगा। एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंद 3900 रुपये में खरीदे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या मानेंगे, देखो बल्ला और गेंद दोनों अलग अलग चीज़ है, मतलब दो अलग अलग चीज़ मानना है। तो मान लीजिए हम बल्ला को क्या मान लेते हैं x, ठीक है, और गेंद को क्या मान लेते हैं y। ठीक, आगे क्या बोल रहा है ये जो बोलते जा रहा है हमको वही करते जाना है। 3 बल्ले और 6 गेंद, 3 बल्ले मतलब कि कितना 3x, और 6 गेंद मतलब कितना हो गया 6y। इसको आपको लिखना है ना, आप लिखेंगे कैसे एग्जाम में, मैं वो बता देता हूँ। ये पहले लिखेंगे कि माना बल्ला क्या है x और गेंद y है, तो 3 बल्ला कितना हो जाएगा, 3 बल्ला हो जाएगा 3x, और कितना हुआ गेंद 6 गेंद है ना, 6 गेंद कितना हो जाएगा 6y। अब हम दोनों को कितने में खरीदा, वो 3900 में, तो क्या हो जाएगा 3x और 6y दोनों को खरीदा है, कितने में खरीदा है 3900 रुपये में। शब्दों में जो था वो आगे किसमें, समीकरण में। इसमें आगे एक और लाइन बोलता है, वहीं से उन्होंने 1 बल्ला और 2 गेंद 1300 में खरीदा। ये भी सिंपल है, 1 बल्ला मतलब कि कितना x 1x, और कितना 2 गेंद मतलब कितना 2y। इसको कितने में खरीदा, 1 बल्ला और 2 गेंद को खरीदा वो 1300 रुपये में। तो ये हो गया आपके दूसरे लाइन का समीकरण। ये पहले लाइन का समीकरण, ये दूसरे लाइन का समीकरण, और इसको हमको ये क्या है निकालना था। तो ये चैप्टर जो है आपको सिर्फ सिखाने के लिए है कि जो शब्दों में लिखा रहता है उसको समीकरण में कैसे बदलते हैं। तो ये समझ में आ गया, 3x + 6y = 3900, x + 2y = 1300। ये क्या है, बल्ला है, ये क्या है बॉल है, गेंद है। इसमें सिंपल सी चीज़ है, छोटा छोटा चीज़ है, बस आपको शब्दों को पकड़ना है और शब्द क्या बोल रहे हैं उसको ध्यान देना है। जैसे दूसरा क्या बोलता है, दूसरा ये बोलता है कि 2 संख्याओं का योग तथा उनका अंतर 6 है। देखिए 2 संख्या बोला मतलब 2 संख्या क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। तो वो अलग अलग संख्या को हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो माना क्या है, पहला संख्या x है और दूसरा संख्या क्या है y, ठीक है। सबसे पहले ये मानेंगे पहला संख्या x, दूसरा संख्या y। आगे क्या बोल रहा है, 2 संख्याओं का योग 16 है, मतलब जो 2 संख्याएं हैं उनका योग कितना है 16 है। आगे बोलता है और उनका अंतर 8 है, तो इन्हीं का जो अंतर क्या है 8 है। यहाँ से सिंपली समझ में आ गया समीकरण कैसे बनेगा। 2 संख्या है x और y मान लिए, उनका योग 16 है बोल रहा है, तो उनको हम जोड़ के क्या लिख दिए 16, और उनका अंतर 8 है बोल रहा है, तो उनको माइनस करके क्या लिख दिए 8। ये आपका क्या हो गया, इस चैप्टर का इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो गया। अब यहाँ से चाहें तो हम x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे, मान लीजिए अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों समीकरण को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो x और x कितना हो जाएगा 2x, और ये प्लस y और माइनस y क्या हो जाएगा कैंसिल, जैसे हम भाग के टाइम करते थे, और 16 और 8 कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये गुणा में है यहाँ के भाग में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 24/2, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 12, ठीक है। अब इस x के वैल्यू को यहाँ रख दो या यहाँ रख दो तो आपको y का वैल्यू मिल जाएगा, और x और y का वैल्यू मिल गया तो फिर आगे ये स्पष्ट भी हो जाएगा कि उनका योग और अंतर है कि नहीं, है ना। मान लीजिए इसमें रखते हैं, इस वाले में 12 रखते हैं ना, तो 12 + y = कितना है 16, तो y = क्या हो जाएगा, y का वैल्यू चाहिए 12, उधर चले जाएगा, यहाँ प्लस में, इधर जाके हो जाएगा माइनस में, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 16 में 12 गया तो 4, तो x का वैल्यू कितना आ गया 12, y का वैल्यू कितना आ गया 4। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था, देखिए 2 संख्याओं का योग 16 है, तो 12 और 4 का योग कितना होता है 16 ही होता है, और उनका अंतर कितना है 8 है, तो 12 में 4 जाएगा तो कितना आएगा 8। तो इस प्रकार हम वैल्यू भी ला सकते हैं अगर हमको पता नहीं है, और वैल्यू लाने से पहले तो हमको समीकरण में ही लिखना पड़ेगा, तो यही समीकरण में लिखना हमें क्या है इस चैप्टर में सीखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर है, हम ऐसे वैल्यू भी निकाल सकते हैं अगर आधा अधूरा चीज़ दिया है तो। जैसे तीसरा क्या बोलता है, देखिए तीसरा ये बोलता है कि एक फल की दुकान पर 2 किलोग्राम सेब
तथा 1 किलोग्राम अंगूर। अब यहीं पे हम क्या करेंगे, फिर जो करते हैं, सेब को क्या मानेंगे x, अंगूर को क्या मानेंगे y। ठीक है, अब क्या बोल रहा है 2 किलोग्राम सेब, 2 किलोग्राम सेब मतलब कि क्या हो जाएगा ये 2x, और अंगूर कितना 1 किलोग्राम, मतलब ये क्या रहेगा y ही रहेगा। इसका मूल्य कितना है, दोनों का मूल्य 160 रुपये था। एक फल की दुकान पर 2 किलोग्राम सेब तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपये था, मतलब ये क्या हो गया 2x और y, एक y का मूल्य कितना था 160 रुपये था। ये पहला लाइन लिखा गया। दूसरा लाइन क्या बोलता है, उसी दुकान पर 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये था। 4 किलोग्राम सेब मतलब कि क्या हो जाएगा 4x, 3 किलोग्राम अंगूर का मतलब क्या, 2 किलोग्राम अंगूर का मतलब क्या हो जाएगा 2y। तो क्या बोल रहे हैं दोबारा, उसी दुकान में 4x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना था 300 रुपये था। ठीक है, ये एक बार सेब हो गया, ये अंगूर हो गया। सेब एक बार 2 किलो लिए, अंगूर एक बार 1 किलो लिए, दोनों का मूल्य 160 रुपये था, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं इस लाइन से। इस लाइन में क्या लिख रहे हैं, 4 क्या है सेब है, 4 किलो सेब है और 2 किलो क्या है अंगूर है, y क्या है अंगूर है, यहाँ पहले से हम लिख चुके हैं। उसका मूल्य कितना है 300। अब अगर आपको मैं बोलूँ कि यहाँ से अंगूर और सेब का मूल्य ज्ञात करो, तो वो भी हम निकाल सकते हैं जैसे अभी निकाले, सेम उसी प्रकार से प्लस करके या माइनस करके। वो आगे हम सीखेंगे, वो इनके हिसाब से करना पड़ता है कि जोड़ना है या घटाना है। फिलहाल इस चैप्टर में आपको जो ज़रूरी है मैं वो बताता हूँ, ठीक है ना। जो हो गया तीसरा क्वेश्चन, उसको हम क्या लिख दिए, शब्दों में लिख दिए, गणितीय शब्दों में लिख दिए, है ना। इसी प्रकार से इसके सारे क्वेश्चन बनेंगे। जैसे चौथा भी देख ही लेते हैं, जब सब देख रहे हैं तो चौथे को क्यों छोड़ें। चौथा क्या बोलता है कि नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी। अच्छा, तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले नरेश का आयु मानेंगे। तो नरेश का आयु कितना है, नरेश का आयु x है मान लो, और उसकी पुत्री का आयु कितना है, पुत्री का आयु है y। ठीक है, अब जो वो लिखा है हम वही करेंगे, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएंगे। नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले, अच्छा ये क्या है, ये करेंट आयु है, तो 7 साल पहले कितना हो जाएगा 7 साल पहले, 7 साल पहले क्या हो जाएगा नरेश का आयु x माइनस 7। जैसे आपका आयु अगर अभी 16 साल है तो 7 साल पहले कितना था 16 माइनस 7। तो उसी प्रकार अगर नरेश का आयु वर्तमान में x है तो 7 साल पहले x माइनस 7 हो जाएगा, ये नरेश का था ना। और उसकी पुत्री का कितना हो जाएगा, पुत्री का हो जाएगा y माइनस 7। ठीक है, ये नरेश का आयु हो गया, ये पुत्री का है, यहाँ लिख देते हैं, ये नरेश का है, ये उसके पुत्री का है। अब अगला लाइन देखो क्या बोल रहा है, नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले, यहाँ तक का हम कर चुके हैं, मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी। अच्छा, मतलब जो नरेश का आयु है वो इस आयु से 7 गुना था, मतलब नरेश का आयु कितना है 7 साल पहले x माइनस 7। नरेश का आयु जो है उसके पुत्री के आयु से कितना था 7 गुना था। यही चीज़ जो बोला है हम वही चीज़ लिखे हैं, है ना। नरेश का आयु अगर x है 7 साल पहले x माइनस 7 हो गया, पुत्री का आयु y है तो 7 साल पहले y माइनस 7 हो गया। अब बोल रहा है कि नरेश का जो आयु है वो उसके पुत्री के आयु का 7 गुना था। शब्दों को हमने क्या किया, समीकरण में बदला है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा x माइनस 7, ये हो जाएगा 7y, इसका अंदर गुणा हो गया, माइनस इसका अंदर गुणा हो जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में है तो माइनस आएगा, 7 सत्ते 49। अब x और y को हम एक साइड ले आते, सबको एक साइड ले आते हैं, सबको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x है ये प्लस 7y है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 7y, ये क्या है आपका माइनस 7 है, ये प्लस 49 है, प्लस 49, इधर आके माइनस 49 है, इधर आके प्लस 49 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब 49 में 7 क्या करेंगे हम घटाएंगे, तो 49 में देखिए ये माइनस 7 प्लस 49 लिखा है तो अजीब लग रहा है, लेकिन उसी को 49 माइनस 7 लिखा था तो सिंपल लगता, देखा देखा लगता, ये अलग लग रहा है, लेकिन होता सेम है, इसको पहले इसको बाद में लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा x माइनस 7y, 49 में 7 गया तो 42, प्लस में आया, प्लस में क्यों आया क्योंकि 49 के सामने प्लस है और 49 बड़ा है 7 से।
तो ये क्या हो गया आपका पहला समीकरण। ठीक है, x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0, ये हो गया पहला समीकरण, पहला लाइन का। अब दूसरा लाइन क्या बोलता है, अब से 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ये पहला हो गया। इसको वीडियो को रोक के इसको लिख लो एक बार अपने कॉपी में। ठीक है, अब ये वर्तमान में हम फिर पहुंच गए, पहले का देख चुके हैं ना, वर्तमान में फिर पहुंच गए। क्या बोल रहा है, 3 साल बाद, है ना, 3 साल बाद। 3 साल बाद क्या हो जाएगा इन लोग का आयु, x प्लस 3 हो जाएगा नरेश का, और उसके पुत्री का कितना हो जाएगा, y प्लस 3 हो जाएगा। नरेश का आयु x प्लस 3 हो गया, पुत्री का आयु कितना हो जाएगा, y प्लस 3। 3 साल बाद क्या बोल रहे हैं, मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो इसका जो आयु है मतलब x प्लस 3 जो है वो तुम्हारी आयु मतलब उसकी पुत्री का आयु जो है उसका कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, है ना। शब्दों को हमने फिर से क्या लिखा, समीकरण में बदल दिया, यही हमको करना था। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 3 हो गया, ये 3y हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये सबको इधर ले आते हैं, x माइनस 3y, यहाँ से क्या है प्लस 3 बचा है, और ये माइनस 9 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 9 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब 9 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6, है ना। क्या बचेगा, x माइनस 3y। अब माइनस में बचेगा 6 क्योंकि 3 और 9 में 9 बड़ा है और 9 के सामने क्या है माइनस, तो माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया हमारा सेकेंड लाइन का इक्वेशन। क्लियर है, शब्दों को बस हमने पकड़ा और शब्दों से हमने क्या बनाया, मान के ये इक्वेशन समीकरण निकाल लिया। तो इस प्रकार से क्या होता है, शब्दों को हम समीकरण में बदल सकते हैं। अब जैसे पांचवा जो है उसको आप खुद से ट्राई करें। ठीक है, 4 मैंने बता दिया, पांचवा आप खुद से ट्राई करें। देखिए आगे जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, उसमें क्या है, हमको ग्राफ के बारे में जानना पड़ेगा। तो ग्राफ क्या होता है, सबसे पहले ग्राफ का मैं बेसिक चीज़ आपको बता देता हूँ। ग्राफ क्या होता है, ये इस प्रकार से खींचा जाता है, इसमें 2 एक्सिस होते हैं। एक्सिस मतलब अक्ष, जैसे ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। ठीक है, ये y हो गया, ये x हो गया। तो जो ये वाला पार्ट होता है x का, ये होता है प्लस में, इधर वाला किस में होता है माइनस में। वैसे y का जो ऊपर वाला होता है वो किस में होता है प्लस में, नीचे वाला जो होता है वो किस में होता है माइनस में। अब ये जो मेन बीच का जो बिंदु रहता है वो होता है 0। अब वहाँ से अगर इधर जाएंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस प्रकार ये क्या हो गया, प्लस में हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये होगा माइनस में, ये होगा प्लस में, 1 2 3 4 5, ये होगा माइनस में। ठीक, ये होता है ग्राफ। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी बिंदु ऐसे करके दे दे तो उसका पोजीशन आप बता सकते हैं। जैसे इसका पोजीशन क्या है, तो इसका पोजीशन क्या है, x में पहले देखेंगे तो x में किसके नीचे है, 1 2 3 4, 4 के देखो नीचे आ रहा है लगभग, है ना। और y में किसमें आ रहा है, y में भी किसके आ रहा है, 4 के आ रहे हैं। तो ये क्या हो गया 4 4, जिसमें x का वैल्यू भी 4 है, y का वैल्यू भी 4 है। यहाँ से x और y का वैल्यू ये बताता है। ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे दे दिया, तो यहाँ पे देखो y का वैल्यू कितना है 3 और x का वैल्यू कितना है -2। x का कितना है -2, y का कितना है 3। तो x का वैल्यू हो गया, y का वैल्यू हो गया। इस प्रकार से क्या होता है, ग्राफ होता है। ग्राफ में कहीं भी कोई बिंदु दे दे तो उसका हम क्या करते हैं, पोजीशन बताते हैं। ग्राफ से पोजीशन निकाला जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में ग्राफ से हमको क्या लेना देना है वो देखते हैं। जैसे ये क्या है, समीकरण है, रैखिक समीकरण। चैप्टर का नाम क्या है, रैखिक समीकरण। तो कोई सा भी समीकरण दिया रहेगा और उसका पोजीशनिंग दिया रहेगा डायग्राम में। जैसे पहला का पहला अ ही देखते हैं ना, पहला डायग्राम क्या दिया है, मान लीजिए ये ग्राफ है, ग्राफ में क्या दिया है, ये ऐसा करके दिया है। ये क्या हो गया, मूल बिंदु हो गया। ये प्लस में जा रहा है इधर, तो ये एक एक के अंतराल में लिया है। ये 2 लिया है, 4 लिया है, 6 लिया है, 8 लिया है,
इधर भी लिया है और 2 समीकरण दिया है ना। दोनों समीकरण को किस प्रकार से दिया है कि एक 4 से शुरू होकर 6 में जा रहा है इस प्रकार, ठीक है, और दूसरा क्या जा रहा है, मूल बिंदु के ऊपर शुरू होकर जा रहा है 2/3 में काट रहा है, यहाँ पे ऐसे करके दिया है, ठीक। और इस समीकरण का वैल्यू दे दिया है 3x + 2y - 12 और इसका भी दिया है। तो हमको पूछा क्या है कि इसमें कितने हल हैं और x और y का मान क्या होगा, ठीक। इस प्रकार दिया है, x y का मान पूछा है। तो देखिए मैंने बताया कि किसी भी बिंदु का हम पोजीशनिंग निकाल सकते हैं। तो जैसे बिंदु यहाँ पे है ना, 2 अगर अलग अलग रेखाखंड दिए हैं और ग्राफ में दोनों रेखाखंड जहाँ पे भी एक दूसरे को काटते हैं वो उसका होता है कटान बिंदु, और उसी बिंदु का हमको क्या निकालना रहता है, पोजीशन, जगह, स्थिति, है ना। पोजीशन मतलब स्थिति। तो इसका स्थिति क्या होगा, x में देखिए, x में किसके ऊपर है, 2 के ऊपर है, और y में किसके ऊपर है, इन दोनों के बीच में है। तो 2 और 4 के बीच में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो क्या हो गया ऐसा, तो इसका क्या हो जाएगा, ये 2 और 3, ये इसका x और y का मान हो गया। x का मान कितना हो गया 2, y का मान कितना हो गया 3। तो ग्राफ में इस प्रकार किसी भी बिंदु का हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं कि उसका स्थिति कैसा है। अब इसका हल कैसा है पूछ रहे हैं, तो हल के बारे में देखिए क्या बताना है। इसके लिए एक छोटा सा चीज़ समझा देता हूँ, उसके बाद फिर ये चैप्टर, ये प्रश्नावली ख़त्म हो जाएगा। हल ऐसा निकालते हैं कि मान लीजिए तीन कंडीशन होते हैं। अगर किसी ग्राफ में 2 रेखाखंड हैं, वो दोनों अगर एक दूसरे को काट रहे हैं कहीं से भी, तो यहाँ पे काटा, तो यह एक ही जगह काटा है, ये पूरा ये रेखा और पूरा ये रेखा एक दूसरे को सिर्फ एक ही जगह काटे हैं, तो इसका जो हल होगा वो क्या होगा, अद्वितीय होगा। अद्वितीय मतलब कि उसके जैसा कोई नहीं, ठीक है, ये एकलौता हल होगा। अगर किसी एक जगह पे काट रहा है, जैसे यहाँ पे एक जगह में काटा है तो इकलौता हल, उसको बोलेंगे अद्वितीय। ये पहला कंडीशन हो गया था। अगर कहीं पे काटे तो दूसरा क्या है, अगर कहीं पे काटे ही ना, ये इधर चले गया, ये इधर चले गया, समांतर है, दोनों समान अंतर में है। यहाँ भी अगर जो दूरी, अगर यहाँ पे का दूरी मान लो 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ का भी दूरी 5 सेंटीमीटर है, यहाँ का भी दूरी 5 सेंटीमीटर है। मतलब ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे नहीं, पैरेलल, जैसे ट्रेन के पटरी होते हैं, ट्रेन के पटरी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। तो ये सीधा निकल गया, ये सीधा निकल गया, तो ये दोनों एक दूसरे को काटे क्या, नहीं काटे। तो इस स्थिति में जो हल होगा वो क्या होगा, कोई हल नहीं आएगा, ठीक है, कोई भी हल नहीं आएगा। इसमें क्या हल आएगा, अद्वितीय। इसमें क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। ये 2 कंडीशन हो गया। अब एक लास्ट देखते हैं, तीसरा क्या बोलता है, अगर मान लो जी कोई ग्राफ है, इधर बताता हूँ। तीसरा क्या बोलता है, जैसे ये कोई ग्राफ है, ठीक है, ये एक रेखाखंड हो गया और दूसरा रेखाखंड भी इसी के जस्ट ऊपर ही में है, जस्ट ऊपर में ओवरलैप कर रहा है, मतलब उसके ऊपर में आ रहा है ऐसे करके, ठीक है। 2 रेखाखंड हो गए, दोनों एक दूसरे के क्या है, साथ में है। तो इस स्थिति में कितने हल होंगे, तो देखिए ये हर बिंदु में एक दूसरे को काट रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक के हर बिंदु में वे एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो इसमें कितने क्या हल होंगे, इसके अनेक हल होंगे, अनेक हल। मतलब जिस बिंदु में आप जाओगे वो उसका हल होगा, यहाँ पे भी हल होगा, यहाँ पे भी। अगर इसको मान लो 1 2 3 4 5 लिख दूँ, 1 2 3 4 5 लिख दूँ, तो इसका हल 5 1 भी है, 4 2 भी है, 3 3 भी है, 2 4 भी है, 5 1 भी है कि नहीं। तो इसमें क्या है, अनेक हल होते हैं। वैसे यहाँ पे भी हल होगा। अब जैसे पॉइंट में जाएंगे तो 4.5 1.5 हो जाएगा, मतलब समझ रहे हैं, ऐसे करके हम बहुत सारे इसके बना सकते हैं। तो इसका क्या होता है, अनेक हल होता है। तो ये ग्राफ में 3 चीज़ था, इन तीनों चीज़ को हमको जानना था। तो जैसे पहला क्वेश्चन हम देखें, पहला क्वेश्चन में पोजिशनिंग तो बता दिए, कितना था 2 और 3, और वो क्या था, एक ही बिंदु में काट रहा था, तो कैसा हल हो जाएगा, अद्वितीय हल हो जाएगा, ठीक है। पहला क्लियर। अब दूसरा देखते हैं। देखिए दूसरा क्या बोल रहे हैं, ब
ब का बोलना यह है कि दो समीकरण दे दिया है और देखिए इसमें दोनों समीकरण एक दूसरे के ऊपर में ओवरलैप कर रहे हैं, इस प्रकार दिया है, ये ऐसे दिया है, दूसरा भी क्या है, ये इच्छा है उसी के जस्ट ऊपर, और दो अलग अलग समीकरण जो है दिया हुआ है। तो इसका कैसा हल होगा, पहले तो ये हर बिंदु में काटेगा एक दूसरे को, मतलब ये क्या होगा, अनेक हल होगा। इसमें पहला चीज़ पता चला, अनेक हल है। दूसरा पोजीशन पूछा है, तो पोजीशन क्या होगा इसमें, वो तो जिस बिंदु में जाओगे वही पोजीशन है, मतलब यहाँ एक्स और वाई का वैल्यू भी क्या होगा, अनेक आएगा, है ना। तो इसका पोजीशन भी क्या होगा, अनेक होगा। एक्स और वाई का मान भी क्या होगा, अनेक होगा। एक्स और वाई का मान मतलब कि वो उसका स्थिति ही बताते हैं, तो मैं एक्स और वाई की जगह पोजीशन या स्थिति बोल देता हूँ तो समझ जाइएगा। तो इसके हल भी अनेक होंगे और एक्स और वाई का वैल्यू भी क्या होगा, अनेक होगा। ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए है, ये परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस ये आगे आने वाले बड़े क्वेश्चन के लिए तैयार किया जा रहा है। जैसे तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, दोनों एक दूसरे को काट ही नहीं रहे हैं, है ना। तो जब काट ही नहीं रहे हैं, जैसे ये दिया है ग्राफ, एक चला गया है ऐसे, एक चला गया है ऐसे, दोनों पैरेलल है ना, ये दोनों एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं। तो जब काटेंगे ही नहीं तो इनका कोई हल ही नहीं होगा, कोई हल नहीं। मिल ही नहीं रहे हैं कहीं पे, कटान बिंदु ही नहीं है, तो हल भी नहीं होगा। और जब हल नहीं होगा मतलब एक्स और वाई का वैल्यू भी क्या होगा, कुछ नहीं होगा, एक्स और वाई का वैल्यू ही नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे को काटे ही नहीं है। जो काटा जाता है जहाँ पे, जैसे अगर ये ऐसा होता तो ये क्या है, उसका एक्स और वाई का वैल्यू आता। ठीक है, तीसरा भी क्लियर। चौथा देखते हैं, चौथा क्या बोलता है, द समीकरण इसमें भी दो दिया है और ये ऐसा करके ग्राफ दिया है। ये क्या कर रहा है, एक इधर जा रहा है ऐसा और एक कैसे जा रहा है, इधर जा रहा है ऐसा। ठीक है, तो कहाँ पे काट रहा है, ये यहाँ पे काट रहा है। ठीक है, ये 0 हो गया, ये हो गया 1 हो गया, ये हो गया 2। ठीक, और वैसे इधर जाएंगे तो क्या होगा, ये 1 हो गया, ये हो गया 2 हो गया। ऐसा करके ग्राफ दिया है। ये फर्स्ट लाइन है रेखा और क्या है, दूसरा रेखा है। अब दोनों रेखा देखो यहाँ पे काट रहे हैं एक दूसरे को, यहाँ पे काट रहे हैं, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये क्या होता है, x, ये होता है y। तो x का कितना हो गया यहाँ पे, -2 आया, +2 आया, और y कितना आया, -1, क्योंकि इसके इस साइड का एरिया क्या होता है, माइनस, इस साइड का एरिया क्या होता है, प्लस, इधर का एरिया होता है प्लस, इधर का एरिया क्या होता है, माइनस। ये x होता है, ये y होता है। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, -1। ये x का वैल्यू है ना, ये क्या आ रहा है, -1, और y का वैल्यू क्या आ रहा है, 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, -1 और 2। ये इसका पोजीशन हो गया। अब इसका हल कैसा होगा, तो देखिए एक ही जगह पे काट रहा है, मतलब एक ही हल होगा। एक हल मतलब कि इकलौता हल, और जो चीज़ पूरी दुनिया में एक हो उसको क्या बोलते हैं, अद्वितीय। उसके जैसा कोई नहीं। तो इस प्रकार से इसका हल हो गया अद्वितीय, और x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 2। तो इस प्रकार से वाला क्या होता है, प्रश्नावली खत्म होता है। इस प्रश्नावली में हमने सिर्फ यह देखा कि शब्दों से समीकरण कैसे बनाते हैं, और ग्राफ में रेखाओं का आपस में अगर प्रतिच्छेद हो या ना हो या एक साथ हो तो उसका हल कैसे आता है, और पोजीशन कैसे निकाला जाता है। तो इसी के साथ ये वाला प्रश्नावली ख़त्म होता है। आगे आने वाले वीडियोस, आगे आने वाले चैप्टर्स दोनों में इसका आगे हम देखेंगे, जिसमें इनका यूज़ करके हम बड़े चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए क्या कीजिए, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।